हेलो माय फ्यूचर जेआरएफ होल्डर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। मैं हूं अमन कक्कड़ एंड आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिस्कशन करने वाले हैं। एवरीबॉडी नोज कि पेपर वन इज गेम चेंजर, ये सब कोई हमें बताता है, बट कभी आपने ये जानने की कोशिश करी है इस गेम चेंजिंग मॉड्यूल को, गेम चेंजिंग सब्जेक्ट को हम किस तरह से पढ़ें और क्या पढ़े कि 50 में से हमारे 45 प्लस मार्क्स आए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 45 प्लस मार्क्स आना बिल्कुल पॉसिबल है। आप ये ना सोचें कि इम्पॉसिबल हमसे नहीं होगा। प्लीज हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी से ही हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो आप मान लो कि 45 प्लस आपके आ सकते हैं और पूरी मेहनत आप करनी स्टार्ट कर दो। अब इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से एरियाज पे ध्यान देना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि आपका जो टारगेट है 45 प्लस मार्क्स का वो अचीव हो जाए। क्योंकि हम सभी का सपना यूजीसी नेट क्लियर करने का नहीं, जेआरएफ हासिल करने का है। जेआरएफ तभी आता है कि अगर आपकी पेपर वन पे अच्छी कमांड है। पेपर टू का सिलेबस अनलिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा है। स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो उसका सिलेबस ही नहीं है। तो हर बार अगर डिसाइडिंग फैक्टर पेपर वन बनता है तो क्यों ना पेपर वन पे अच्छी सी स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करके इसको एस कर ले। चलिए देन, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कर ले। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम ऐसी वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेके आते हैं और इंग्लिश लिटरेचर पेपर टू पे मैं बहुत ही अच्छे से क्लासेस देता हूं यूट्यूब लाइव पे विद क्रोनोलॉजी। ओके, अब जब आपका ये सपना आप सोच लेते हो कि मुझे जेआरएफ करना है, मुझे 45 प्लस मार्क्स लेने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको सबसे पहले बिलीफ लाना पड़ेगा। आपको यह कहना पड़ेगा कि हर कोई करता है, मुझे भी करके दिखाना है। हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो पॉजिटिविटी से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा जो मेरे बच्चों को तो मैं कहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप स्टार्ट करा करो। हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठते हो या सोने से पहले आंखें बंद करके बोला करो, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने दिसंबर 2025 में जेआरएफ ग्रैब कर लिया। इससे हमारा जा तो कुछ नहीं रहा, खर्च तो कुछ नहीं हो रहा, तो करने से क्या जा रहा है? इट्स मिरेकल, करके देख लो। बहुत लोगों के लिए काम करता है, मेरे लिए पर्सनली बहुत काम करता है ये। ओके, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज मैं सभी को सिखाता हूं, दैट इज थिंक। पहले सोचो कि मुझे जेआरएफ करना है, फिर बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आई कैन डू इट, मैं जेआरएफ कर सकता हूं। फिर बिहेव, इस तरह से बिहेव करने शुरू कर दो कि यस आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड जेआरएफ। बोलो करो यार मैं तो फ्यूचर जेआरएफ होल्डर हूं। एंड व्हेन यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस देन यू बिकम। बिकम का मतलब क्या है? फाइनली यू विल अचीव। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। चलिए, अब हमेशा पेपर वन में जो एक चीज हमने देखी है दैट इज की जो गेम चेंजिंग है दैट इज पीवाईक्यू। एंड पीवाईक्यूज को मैंने तो नाम रखा है चीट कोड, या इसका नाम रखा है मैंने पावर वेपन। अब पीवाईक्यूज को मैं चीट कोड या पावर वेपन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पेपर वन में हमेशा टेंडेंसी रही है क्वेश्चंस रिपीट होने की। अब जो एनटीए है, एनटीए लव्स ट्विस्टेड क्वेश्चंस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो पीवाईक्यूज है वो एज इट इज सेम टू सेम आ जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा बहुत ट्विस्ट होके आएंगे। ठीक है, अगर इस बार क्वेश्चन लेट से ये आया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, ठीक है, 2023 में अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो 2024 में ये आया है विच इनिशिएटिव प्रोवाइड्स मूक बेस्ड लर्निंग इन इंडिया। अब क्वेश्चन स्वयं पे ही है पर क्वेश्चन का रूप चेंज हो गया। इसलिए जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो तो आपको डिटेल में उस कंसेप्ट को पढ़ना है, लाइक द पर्पस ऑफ टर्म, उसके फीचर्स क्या है एंड हाउ इट कंपेयर्स विद द सिमिलर कंसेप्ट्स। लेट्स से अगर आप सैंपलिंग के बारे में पढ़ रहे हो इन रिसर्च एप्टीट्यूड, पूरा डिटेल में पढ़ लो, सैंपलिंग क्या है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग क्या है, एंड उस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपका पूरा कंसेप्ट भी पूरा अच्छे से हो जाएगा एंड जिस तरह से क्वेश्चन है आप उसको कर पाओगे। चलिए, एंड इफ यू वांट मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एफर्ट, ये वो वाली यूनिट्स है जिसका आरओआई सबसे ज्यादा है। ये 6 गोल्ड माइन यूनिट्स हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप ये 6 यूनिट्स को अच्छे से कर लेते हो 70% ऑफ पेपर को आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। ये हाई वेटेज यूनिट्स है। सबसे पहले आपको यही यूनिट्स करनी चाहिए बिकॉज उसके पास क्या आ जाएगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
जो प्रैक्टिस से आएगा, डीआई है जो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, बाकी तो रीजनिंग है, मैथमेटिक्स रीजनिंग है, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस से आएगा। तो अगर आप ये यूनिट्स को बहुत ही अच्छे से कर लेते हो तो 70% या मैं कह लो कि 35 प्लस मार्क्स आपके ऑब्वियसली आ जाएंगे। तो इन यूनिट्स को आपको सबसे पहले करना है, एंड हर एक यूनिट में आपको क्या करना है वो आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि जो यूजीसी नेट है दैट इज ब्लेंड ऑफ स्मार्ट स्टडी एज वेल एज हार्ड वर्क, बट यहां पर आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। आपको कम से कम 10 साल के पेपर 1 के पीवाईक्यूज करने हैं। पेपर 1 में बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहती है कि क्वेश्चन रिपीट होता है या सेम पैटर्न रहता है। पेपर 2 में हमने देखा कि ऑन एंड ऑफ पैटर्न चेंज होता रहता है, एनटीए चेंज करता रहता है, बट पेपर 1 का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। और डेली अपने स्केड्यूल में बना लो कि आपको जो डीआई है उसको आपको प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग को प्रैक्टिस करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको डेली प्रैक्टिस करना है, और एवरी वीक आपको मॉक टेस्ट करने ही है। आपको अपने स्केड्यूल में, अपने टाइम टेबल में इसको बिठाना ही है, ठीक है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं, हर यूनिट में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप पेपर 2 के साथ इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, टाइम कम है, तो आप हर एक यूनिट में से ये वाली चीजें कर लो जो बहुत काम आएगी। अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो सबसे पहले आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में कर लो। मेमोरी लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव क्या है। अब इनमें इस टॉपिक में आपको क्या करना है, इनकी डेफिनेशंस, डिफरेंसेस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस पे आते हैं। उसके लिए आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, एज रिलेटेड ट्रेट्स पे क्वेश्चन आ रखा है, मोटिवेशन पे आ रखा है, लर्निंग स्टाइल पे किस तरह से क्वेश्चन आया है, आपको दे दिया गया है कि लर्नर के इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है या कौन से है। टीचिंग मेथड पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, टीचिंग एड्स, आईसीटी वर्सेस ट्रेडिशनल टूल्स, उसकी इफेक्टिवनेस, इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है, बार बार आते हैं, स्पेशली फॉर्मेटिव पे, नॉर्म रेफरेंस पे भी आ रखा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, ठीक है। अब स्पेशली अगर मैं बात करूं इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, स्वयं पे क्वेश्चन देखा है, एंड एनईपी 2020 इनपुट्स, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस भी आते ही हैं ऑन एंड ऑफ, ठीक है। और एक चीज देख लो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग द टीचिंग लेवल। आपको 4 फीचर्स दे दिए जाएंगे, आपको बताना है कि ये कौन सा लेवल है, या आपको बोल दिया जाएगा कि मेमोरी लेवल का इनमें से कौन से मेमोरी लेवल के फीचर्स है, आपको आइडेंटिफाई करना है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, आपको मेथड को मैच करना पड़ेगा विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड प्लीज नोट at least one question every year comes on the level of teaching, learner characteristics, method of teaching and evaluation types। इस पे क्वेश्चन हर साल आता है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में ये वाले सारे कंसेप्ट्स कर लोगे विद पीवाईक्यूज, आपकी पूरी यूनिट रेडी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं रिसर्च एप्टीट्यूड की, अपने करियर में मैंने कोई सबसे टफ क्वेश्चंस किसी यूनिट में देखे हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड ही है, एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने इस वाले पार्ट में देखे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्सपेरिमेंटल एक्शन, देन हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल पे क्वेश्चंस आ रखे हैं। रिसर्च एथिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, ये आपको करना है। थर्स्टोन एंड लिकर्ट स्केल, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी आपको पढ़ना है। थीसिस आर्टिकल राइटिंग एंड रेफरेंसिंग आपको पढ़ना है, एमएलए एंड एपीए। इनफैक्ट आप इसको अपने पेपर 2 के लिए भी पढ़ सकते हो, फुटनोट्स एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने प्रॉपर पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड को यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है, आप जाके उसको भी देख सकते हो। उसकी पूरी प्लेलिस्ट की आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आता है, ठीक है। सिचुएशनल सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, बता देंगे कि एक राम है,
उसने ऐसे ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करा, बताओ ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये कौन सी रिसर्च है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। स्टेप्स सीक्वेंसेस, ये तो हर बार क्वेश्चन आया, जैसे लिखो स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस इज द कंसिस्टेंट एरिया ऑफ फोकस। हर बार इससे क्वेश्चन ऑन एंड ऑफ हमें देखने को मिला ही है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से करना है, राइट। फिर हमारे पास आता है यूनिट 3, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप सभी को ऑलरेडी कॉम्प्रीहेंशन के बारे में पता ही है, बट एक चीज मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बता दूं कि जो स्पेशली 2025 का जून का पेपर था, मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स का पेपर देखा, मुझे जो कॉम्प्लेक्सिटी लगा कॉम्प्रीहेंशन का वो बड़ा हुआ दिखा। हालांकि उससे पहले मुझे ये लगता था कि जो कॉम्प्रीहेंशन यूनिट है दैट इज वेरी इजी, वो फ्री के नंबर है, अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो आप आराम से 4 प्लस नंबर 4 ले ही सकते हो, 5 भी ले ही सकते हो 5 में से, ठीक है। और मुझे ये लगता था जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं उनके लिए कॉम्प्रीहेंशन इज जस्ट लाइक अ प्रॉपर कप ऑफ टी उनके लिए, बट जिस तरह का और जिस लेवल का कॉम्प्रीहेंशन आया था, बहुत ही कंपाउंड, बहुत ही टफ सेस्क्विपेडिलियन वर्ड्स उस कॉम्प्रीहेंशन में थे, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, इस पे भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पीड के लिए और एक्यूरेसी के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की बात करूं, कम्युनिकेशन के टाइप्स वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, मास कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन के मॉडल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शैनन एंड वीवर पे क्वेश्चन आ रखा है, बर्लो SMCR आपको करना है। देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पे ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन आया ही है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सिमेंटिक बैरियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन, टीचर स्टूडेंट डायनामिक्स पे, फीडबैक लूप्स पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स, अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग बिटवीन टाइप्स मॉडल्स, सिचुएशनल क्वेश्चंस आ जाते हैं, बैरियर पे ऊपर, सेंडर रिसीवर पे, क्लैरिटी पे, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा बैरियर है। एंड प्लीज नोट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स आर आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये भी जो एनटीए बनाता है पेपर उनका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, जैसे नेट एनटीए का फेवरेट टॉपिक, इस वाले एरिया को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। फिर अगली जो यूनिट है दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। स्पेशली अगर मैं बात करूं इंग्लिश लिटरेचर के बच्चों की, तो वो ज्यादातर मुझे ये शिकायत करते हैं कि सर हम मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा वीक है, सर क्या हम डीआई और मैथ्स को छोड़ के जा सकते हैं। तो मैं उन इंग्लिश वालों को तो कह देता हूं कि आप एक काम करो, आप प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। रीजनिंग आप कर लो, बिकॉज रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, लेटर सीरीज है, आप ये कर लो, बिकॉज ये पता है मुझे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चों को इसलिए कह देता हूं कि आप छोड़ दो, बिकॉज मैंने देखा है कि विद टाइम इसका जो फ्रीक्वेंसी है पेपर में आने की वो कम होती जा रही है। अगर पहले 6 क्वेश्चन आते थे, अब 3 आते हैं, ठीक है। एंड कभी कभी तो हमने ये भी देखा पहले 3 आते थे तो फिर 5 आ गए किसी ना किसी सब्जेक्ट में, राइट। तो ये इकलौती यूनिट मैंने ऐसी देखी जिसका रेशियो बहुत ही फ्रीक्वेंटली बढ़ता गया है। हाँ, पहली बार जो मैं जून अगर 25 की बात करूं, उससे पहले तक जनवरी 2025 तक हमने देखा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आते थे, बट इस बार जून 2025 में भी टीचिंग एप्टीट्यूड से कम क्वेश्चंस आए, जो कि हम कहते हैं एनटीए थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। पर जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उनके लिए मैं ये कह देता हूं कि आप प्लीज प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस करके जाना। टाइम एंड वर्क पे भी क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस पे भी आ रखा है, ये सिंपल, कंपाउंड, इंटरेस्ट, ये रहा। फिर नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग आपको जरूर करना चाहिए। फिर यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, अमेजिंग यूनिट, ठीक है। आई ट्राई कि इस यूनिट को मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे कवर करूं सारी फॉर यू गाइस, एक ये भी और एक कम्युनिकेशन, आई एम ट्राइंग, ठीक है। एंड ये यूनिट भी मेरी लिस्ट में है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वैलिडिटी, साउंडनेस, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मूड, फिगर पे क्वेश्चन आ रखे हैं। फैलेसीज, दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज, कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन, एनालॉजीज, वर्ड बेस्ड, कंसेप्चुअल, वेन डायग्राम्स, ये सारी चीजें आपको करके जानी है। इंडियन लॉजिक में आपको सारे तरह के प्रमाण, व्याप्ति, हितवाभास, ये सारे आपको फैलेसीज करनी है, ठीक है। जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट कर लो, नहीं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये ऐसे एरियाज है जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। 100% आपको करना ही। लेट्स से आपके पास टाइम कम है, आप किसी यूनिट को छोड़ने का सोच रहे हो, आप यूनिट को ना छोड़ो, इतना जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है वो करके आप जाओ। फिर अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, ये भी प्रॉपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही है। बहुत बच्चे कहते हैं हम डीआई छोड़ दें, डीआई छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने फर्स्ट आंसर कर लिया तो सेकंड का आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, थर्ड का मिल जाएगा, फोर्थ का मिल जाएगा। तो एटलीस्ट आप ट्राई करो, ये भी प्रैक्टिस से ही आएगा। और डीआई आपको पता ही है 5 क्वेश्चन सीधा इसमें आते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, मोस्टली परसेंटेज और कंपैरिजन होते हैं, ज्यादातर परसेंटेज बेस्ड ही आते हैं, बट आपको हर तरह का डीआई प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज आईसीटी। अमेजिंग। आईसीटी में किस तरह, अब मैं बता दूं विद टाइम हम ये देख रहे हैं कि आईसीटी का ट्रेंड ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि बेसिस ऑफ आईसीटी से क्वेश्चंस आए हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे, स्टोरेज पे, सॉफ्टवेयर टाइप्स पे, इंटरनेट के बेसिक्स पे। पर डिजिटल इनिशिएटिव्स में स्वयं है, एनपीटीएल, दीक्षा, मूक, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, फ्रीक्वेंटली टेस्टेड फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स। 2019 के बाद से हम देख रहे हैं आईसीटी का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन दिस स्पेसिफिक फीचर्स इन सबके। देन इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, आईपी एड्रेस, यूआरएल, क्लाउड कंप्यूटिंग, डीएनएस, साइबर सिक्योरिटी एंड मालवेयर वर न्यू एडिशंस पोस्ट 2021। 2021 के बाद हमने देखा कि डीएनएस और मालवेयर पे क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, आ रहे हैं, तो आपको ये भी कवर करना है अपने में, राइट। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी एंड सॉफ्टवेयर में रोम, रैम, कैश, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, क्लाउड, वायरसेस, मालवेयर एंड साइबर एथिक्स, न्यू ट्रेंड। ये भी एक नया टॉपिक है, साइबर एथिक्स, नया, वेरी इंपॉर्टेंट। एआई, नेटिकेट, साइबर सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट न्यू एडिशन है, ये भी आपको करना है, ठीक है। आईसीटी का मैंने देखा है, इसका लेवल बढ़ रहा है, क्वेश्चंस का भी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। फिर हमारे पास है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, ओजोन, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बार बार एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हर साल क्वेश्चन आया है, आपको ये करके जाना ही जाना है। देन पोल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज, उनके कॉजेज एंड इफेक्ट्स। फिर नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन एंड पॉपुलेशन डेवलपमेंट इंडेक्स। देन किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू मैच पोल्यूटेंट टू कॉजेज एंड सोर्स। देन यूएन बॉडीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनवायरमेंट के सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि व्हाट इज यूट्रॉफिफिकेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर और almost every exam includes sustainable development goal related MCQs। ऑलमोस्ट हर बार इस तरह का क्वेश्चन आया है। वन क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल लॉ और प्रोटोकॉल, हर बार आता है, ज्यादातर मॉन्ट्रियल, क्योटो एंड पेरिस पे आया है, बट जितने भी लॉज हैं आपको सारे लॉज प्रोटोकॉल्स पढ़ने चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं हर बार से क्वेश्चन आया है, इस बार भी उसके आने के चांसेस हैं। Terminologies like ecological footprint, carbon trading are frequently tested। इससे भी ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन आता ही रहता है, इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। फिर हमारे पास आता है लास्ट यूनिट, दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आप पढ़ लेना एशियन टू मॉडर्न, और हर बार कमिटीज एंड रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आया है। राधा कृष्णन कमेटी, कोठारी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, रेगुलेटरी बॉडी यूजीसी पे क्वेश्चन आ रखा है, एआईसीटीई पे आ रखा है, नैक पे आ रखा है, एनआईआरएफ पे आ रखा है, डिजिटल इनिशिएटिव, स्वयं, एनएडी, एनडीएल, एजुकेशन पॉलिसी, रूसा, पीट, ट्रिपल एम, एनएमटीटी एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सारे हाइलाइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल्स 15, 16, 30 एंड 350 आपको पढ़ के जाना है। अगेन जिन बच्चों को नहीं पता, हायर एजुकेशन को भी मैंने यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हायर एजुकेशन में आपको क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई करेक्ट बॉडी रिपोर्ट डेट, द क्रोनोलॉजी ऑफ कमीशंस,
फुल फॉर्म्स, मैथ स्कीम्स विद पर्पस एंड नेशनल एजुकेशन 2020 के फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये था प्रॉपरली हर एक यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है टाइम कम है तो आई वुड सजेस्ट आप ये पढ़ लो, इट इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है लर्नर्स, दैट्स ऑल। एंड अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत आएगी, आपको कुछ भी पूछना है, तो इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप किसी भी टाइम कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं एंड मेरे से बात कर सकते हैं। एंड एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा सपना यूजीसी नेट क्लियर करने का नहीं, जेआरएफ हासिल करने का है विद राइट स्ट्रैटेजी। और जो टॉपिक्स मैंने बोला है, अगर आप सारे टॉपिक्स को कर लेते हो, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा फ्रॉम स्कोरिंग 45 प्लस आउट ऑफ 50। ओके ओके लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर। यस, जेआरएफ इज राउंड द कॉर्नर।